नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे नीट परीक्षा के बाद क्या करें। आपको क्या करना होता है जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो नीट का जो 2021 का रिज़ल्ट आएगा, इसके बाद आपको किन किन परिस्थितियों और किस प्रक्रिया के तहत आपको गुजरना होगा, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसको लेकर क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये सभी कोर्सेज़ के लिए है जितने में नीट अप्लाई होता है। तो उसके पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप, और बगल में बेल आइकन जो दिया गया है उसे भी प्रेस करना आप बिल्कुल ना भूलें। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले नीट 2021 के माध्यम से सरकारी एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वीवीएससी एंड एएच और बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में काउंसलिंग के संदर्भ में आप देख सकते हैं। यहाँ जो कोर्सेज़ की हम बात पर्टिकुलर कर रहे हैं उस कोर्सेज़ की बात यहाँ पर आप देखेंगे तो एमबीबीएस, बीडीएस और यहाँ पर आप पाएंगे आगे बीएससी नर्सिंग को भी लेकर आप चीज़ों को पा जाएंगे। तो ये बीएससी नर्सिंग हो गया, आयुष हो गया, बीडीएस हो गया और एमबीबीएस हो गया। तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। अब इसमें बात कही जाती है कि दो तरीके के कोटे होते हैं यहाँ पर। एक ऑल इंडिया कोटा आप लगातार सुनते हैं और एक राज्य सरकार के थ्रू सुनते हैं। तो इसमें दो तरीके के कोटे हैं, एक 15% का और एक 85% का। तो 15% जैसे मान लीजिए आप किसी राज्य के निवासी हैं, वहाँ क्योंकि किसी न किसी राज्य में ही गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, तो किसी पर्टिकुलर राज्य में एक जो है आप कॉलेज मान लीजिए मेडिकल कॉलेज, और उस मेडिकल कॉलेज में मान लीजिए 100 सीट्स आपके पास वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ जब 100 सीट्स आपके पास वहाँ पर अवेलेबल हैं तो उसमें से 15 सीट्स जो होंगी वो 15% कोटा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोटा है, ऑल इंडिया जो कोटा है, उसके तहत वो 15 सीट्स भरी जाएंगी। यानी उसमें जो रिजर्वेशन लगता है उस रिजर्वेशन को दिया जाएगा। बाकी जो 85 सीट्स बची उसमें जो पर्टिकुलर जैसे बिहार का अलग कोटा है सभी जातियों के लिए, गुजरात का अलग है, राजस्थान का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, साउथ इंडिया में अलग है। तो ये सब अलग अलग, ये इसमें डिफरेंस आपको मिलेगा क्योंकि कहीं अन्य पिछड़ी वर्ग के लिए कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ इतना भी है। पिछड़ी वर्ग को दो भागों में बांट दिया गया, और लेकिन यहाँ ये एक जैसा रहेगा हर राज्य में। यानी जो 15% का कोटा है वो हर एक राज्य में एक जैसा रहेगा, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के लिए हो, बीडीएस के लिए हो, एमबीबीएस के लिए हो, चाहे वो आयुष के लिए हो। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से चीज़ें वहाँ पर जो 85% सीट्स होंगी उन पे जो है सरकार का कोटा लगता है, 15% ऑल इंडिया जो लगता है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इंस्टीट्यूट है तो उसमें कोई बात ही नहीं है, उसमें तो सीधा 100% सीट्स का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही लगेगा। अब यहाँ एक सवाल आपके दिमाग में उठते हैं कि अगर मैं किसी विशेष राज्य का मूल निवासी हूँ तो क्या होता है। वही चीज़ हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की है, आप समझ गए होंगे। ये जो सवाल उठते हैं ना, नीट समाप्त हो जाने के बाद मुझे प्रवेश के लिए कौन कौन से फॉर्म भरने होंगे। सबसे अहम सवाल जो आपका होता है, आपके जहन में चलता है कि हम अब फॉर्म कौन कौन से भरेंगे। क्वालिफाई हो गए, अब बताइए क्या करें। तो इन सभी मुद्दों की भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप अभी तक जितना वीडियो देखे होंगे उसमें अच्छा लग रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लिए होंगे नहीं, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी वीडियो को कर दिया होगा। देखिए नीट के तुरंत बाद क्या कर सकते हैं, तो नीट परीक्षा समाप्त होने के बाद, नीट आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार दो कार्य कर सकते हैं। एक तो स्कोर की गणना कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आया। अब अगर देख रहे होंगे उस समय भी आंसर की आई नहीं है, जैसे अगर आ जाती है उसके बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, या आपने अनऑफिशियल आंसर की देख ली होगी तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नीट 2021 के रैंक की गणना आप नहीं कर सकते क्योंकि क्योंकि उसके बारे में आपको आइडिया नहीं लग सकता है। तो ये जैसे ही ऑफिशियल डाटा आ जाता है तब आप क्लियर बता पाएंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। अब नीट का स्कोर और रैंक दोनों आपके पास जब होंगी, जब आंसर की ऑफिशियली और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब। उसके बाद मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग सभी के लिए आप कॉलेजेस का चयन करना शुरू करेंगे कि अब मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है। ऐसा आप गणना करेंगे, सोचेंगे, दिमाग में अपने बिठाएंगे कि ये हमारे नज़दीक है, ये नहीं नज़दीक है, ये लेना बेहतर होगा, इसमें फीस कम है। इन सभी मुद्दों की आप चीज़ों की एनालिसिस करना शुरू
तो उसी दौरान, क्योंकि आप जब क्वालिफाई करते हैं तो आप जनरल कैंडिडेट अगर हैं तो आप 50 परसेंटाइल जरूर लाते हैं, तभी आप नीट क्वालिफाई कर पाते हैं। और अगर ओबीसी एससी एसटी है तो 40 परसेंटाइल आपका होगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन का परसेंटाइल होता है। तो आप उम्मीद करते हैं आप ये सारी चीज़ें ला पाएंगे और उसी के बाद की प्रक्रिया समझ रहे होंगे। परीक्षा क्वालिफाई करना, काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन करें और काउंसलिंग में शामिल होकर प्रवेश सुनिश्चित करें। ये 3 चीज़ें यहाँ पर सामने निकल कर आती हैं। आपको जिस कोर्स में लेना है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए आपको वहाँ पर क्वालिफाई करके उस फॉर्म में काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बीएचयू बीएससी नर्सिंग के लिए आपको एडमिशन लेना है तो बीएचयू का एक एप्लीकेशन आएगा और उस एप्लीकेशन को आप फिलअप करना पड़ेगा। उसमें आप अपना स्कोर कार्ड जो नीट का होगा उसे फिलअप करेंगे, उसकी डिटेल्स को भी आप देंगे। फिर वो उसी, जैसे मान लीजिए यहाँ तो करीब 16 लाख 15 लाख लोग बैठते हैं, तो इतने लोग ना बैठकर आप सब क्वालिफाई कर गए, मान लीजिए उसमें से 10 लाख लोग क्वालिफाई कर गए, लेकिन 10 के 10 लाख जो है बीएससी नर्सिंग के लिए या बीडीएस के लिए या एमबीबीएस के लिए जो है अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसमें क्योंकि कुछ का स्कोर कम होगा कुछ का ज़्यादा होगा, तो अपने हिसाब से इंस्टीट्यूट वाइज आप जो है वहाँ पर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर नीट एमबीबीएस और बीडीएस प्रक्रिया संबंधी भ्रम को बाहर करें और नीट के बाद क्या करना है चाहिए उसे विस्तार से स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ जैसे आप क्वालिफाई कर गए तो देखिए काउंसलिंग का प्रक्रिया जो यहाँ पर होगी, प्राधिकारी कौन होगा, तो जो सभी जो ऑल इंडिया कोटा होता है सीटें, वो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के थ्रू काउंसलिंग प्राधिकारी होता है, उसके द्वारा कराई जाती है। डीम्ड और केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो सभी सीटें होती हैं वो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय जो है डीजीएससी, यानी यही दोनों 15% कोटा वो हो गया और 100% कोटा डीम्ड और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए हो गया। अब यहाँ पर नीचे आ जाइए, चौथी चीज, राज्य सरकारी कॉलेज जो कोटे हैं जिनके केवल मूल निवासियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। जैसे आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र का जो मूल निवासी है उसके लिए हो गया, जो गुजरात है तो गुजरात का हो गया, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान है तो राजस्थान का मूल निवासी, ये उनके लिए राज्य काउंसलिंग प्राधिकारी हो गया। अब पूरे देश में सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट बसते हैं, वो तो गवर्नमेंट की बात हो गई। अब यहाँ पर पूरे देश में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बसते हैं उनके मूल निवासी परीक्षार्थियों पर उपलब्ध सीटों के कोटे के अनुसार वहां पर जो है चीजें उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जितनी सीट्स होंगी उसी अकॉर्डिंग, उस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चीजें वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर जे एंड के जो है कि अभ्यर्थी ऑल इंडिया काउंसिल के थ्रू आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि JNK ने इसकी शुरुआत में ही 15% जो कोटा हमारा है योजना से बाहर करने का विकल्प चुना है। यानी वो इंस्टीट्यूट जो JNK में आते हैं वो उन्होंने अपना अलग चुन रखा है पूरा का पूरा। अब आप प्रक्रिया समझ लीजिए, तो नीट जब रिजल्ट आ जाएगा तो नीचे आप समझिए ऑल इंडिया कोटा, सभी देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जितने भी हैं उसमें 15% सीटों के लिए ये काउंसलिंग कराई जाएगी और इसमें जितने क्वालिफाई करना होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के परीक्षार्थियों को छोड़कर बाकी सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर अगर आप समझना चाहें, उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है कि हरियाणा का है तो वो ऑल इंडिया के तहत हरियाणा सहित अन्य राज्यों में सरकारी कॉलेजों में प्रवेश ले सकता है, लेकिन 15% सीट्स पर। फिर ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर ये जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की जाती है, तो उसमें सारे भरा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली जामिया इस्लामिया, तो ये सब हैं इनमें पहले उसके बाद यहाँ पर सारे कॉलेजेस में जितनी सीट्स जिसके थ्रू हैं वो भरी जाएंगी। फिर उसके बाद जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो राज्य सरकार के द्वारा जो कॉलेजेस हैं उनमें जो 85% सीटें बचती हैं उन पर बात की जाती है। तो तीसरा चरण ये हो गया। फिर तीसरे चरण के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे चौथा चरण जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बचते हैं, फिर वहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये तरीका होता है। इसी तरीके से पात्रता, विशेष पात्रता वाली MBBS BDS नर्सिंग सभी के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी और आसानी से उसमें आप एडमिशन ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो आपको एक हम ओवरव्यू देने की कोशिश हमने इस वीडियो में की है, उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को समझ पाए होंगे और इनको जो है आप लागू कर पाएंगे। थोड़ा सा तनाव आपका जरूर जो दिमाग में होगा कि हम नीट परीक्षा दे दिए हैं, रिजल्ट आ जाएगा अभी कुछ दिनों में, तो उसके बाद क्या करेंगे। तो ये एक खाका है, हमने खींचने की कोशिश की है। अगर कोई सवाल बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उस पर और हम वीडियोस देंगे आपको, जिससे आपको तनाव जो है आपका कम हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।